नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। और आज आई इंडिया के स्टूडियो में खास मेहमान जिनका आप सभी से परिचय कराते हैं, हर गांव से भाजपा के विधायक सुरेश राही जी। पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। आप सभी जानते हैं कि वो उस परिवार से आते हैं जिनकी अपनी सीतापुर में ही नहीं समूचे देश में एक अलग पहचान है। आपके पिता स्वर्गीय रामलाल लाही जी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रहे हैं। इसके अलावा उनके जो जन सरोकारों थे, उनके जो कार्य थे, उसके लिए वो हमेशा जाने जाते थे। समाज में तमाम कुरीतियों को लेकर उन्होंने तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जिसमें देश भर के लोग जुड़ते थे। तो ऐसे घराने से ताल्लुक़ रखने वाले सुरेश राही से हम आज खास बातचीत करेंगे और जानेंगे उनके जीवन के बारे में, उनके परिवार के बारे में, और जिस क्षेत्र से वो प्रतिनिधित्व करते हैं वहाँ पर क्या कुछ उनका आगे करने का इरादा है। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो मन में पूरी नहीं हो पाती हैं। आज खुल के हम उम्मीद करेंगे वो बोलेंगे, क्योंकि क्षेत्र को उन्होंने मथा है और क्षेत्र में जाना है कि किन किन चीज़ों का अभी भी अभाव है और उनकी सरकार भविष्य में क्या कुछ करने जा रही है उस इलाके के लिए। तो पहला सवाल सुरेश राही जी, आपका परिवार राजनीतिक परिवार है। आपके पिता और आपके अन्य माता जी वो भी जिला पंचायत अध्यक्ष रही हैं। आपके बड़े भाई रमेश राही वो विधायक रहे हैं और आप मौजूदा इस समय विधायक हैं। राजनीति में कैसे आपने कदम रखा? आप तो पढ़ाई कर रहे थे, आप तो कैप्टन कहे गए हैं, राजनीति में कैसे आप आए? देखिए, राजनीति में मैं नहीं आना चाह रहा था। मेरा शुरू से ही था कि मैं नौकरी करूं और बाहर रहूं। हमारे बड़े भाई राजनीति में थे और मैं चूँकि पेशे से पायलट रहा और उस समय एयरलाइंस 96 में एयरलाइंस काफ़ी बंद हो रही थी और नौकरियों का अभाव हो गया था पायलट की। उसको देखते हुए फिर हमने कहा मैं अपना व्यापार करता हूँ। सीतापुर आया, अपनी गैस एजेंसी संभाली, एक गेस्ट हाउस बनाया। बड़े भाई उसमें सक्रिय राजनीति में थे, लेकिन वो लगातार असफल होते रहे। हालांकि पिताजी ने बड़ी मदद की उनकी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। फिर एक दिन हम लोग बैठे थे, ऐसे ही विचार मन में आया क्यों ना अब राजनीति मैं भी करूं, क्योंकि हमारे बड़े भाई असफल हो चुके थे। फिर हम लोगों ने सोचा राजनीति करनी तो हम अलग हट के राजनीति करें, एक नई सोच के साथ राजनीति करें। और फिर हम लोगों ने विचार बनाया काफ़ी सोचने के बाद। हालांकि उस समय प्रदेश के अंदर सपा और बसपा का बोलबाला था, पर मुझे कुछ ऐसा चाहिए था कि जिसकी कोई सोच हो, कुछ देश के लिए सोचता हो, समाज के लिए सोचता हो। हमने काफ़ी सोच विचार के बाद हम लोगों ने राय ली, अपने मित्रों से बात की और सबकी राय बनी कि भारतीय जनता पार्टी में हम लोगों को जाना चाहिए। उनकी एक सोच है, एक विचारधारा है, अच्छी सोच है, राष्ट्रभक्त की सोच उनकी है, समाज के लिए कुछ करते हैं। फिर हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। सन 2010 में हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में आ गया मैं, और 11 में हम लोगों ने सदस्यता ले ली थी। तो कैप्टन बनने गए थे और कैप्टन बनने के बाद जब वहाँ पर नौकरियां निकाली जा रही थी, नौकरियां नहीं हो पा रही थी, तो आपने व्यवसाय की तरफ रुख किया। उसके बाद आपने उस विधानसभा क्षेत्र को चुना जहां पर बड़े भाई रमेश राही असफल हुए और वहीं पर उन्होंने भारी मतों से जीत दर्ज की। भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद पहली बार उन्हें टिकट मिला और टिकट में उन्होंने सफलता हासिल की। ये बताइए कि पिता का एक बहुत बड़ा आप पर हाथ था और उसके बाद ये पहला चुनाव अब होगा जो पिता आपके नहीं हैं। ऐसे में क्षेत्र के वासी, जहाँ पर आपका लगाव रहा है, आपका और आपके पिता का, आपके परिवार का, वहाँ की जनता आपको लगता है कि आगे भी आपको आशीर्वाद देगी? देखिए, पिताजी का आशीर्वाद तो सदैव बना रहेगा। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, आसपास के जनपदों में अगर आप देखेंगे किसी राजनीतिक परिवार को, हमारे पिताजी गांव के परिवेश से निकल के आए, जिला पंचायत सदस्य बने, 2 बार विधायक रहे, 4 बार सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री रहे। उनके पास
कोई वो नहीं था क्योंकि बहुत बड़े घराने से आए थे, लेकिन सीतापुर की जनता ने जो प्यार, जो आशीर्वाद हमारे पिताजी को दिया, जो हमारे परिवार को दिया, मैं उसके लिए सभी को प्रणाम करता हूँ, अभिभूत हूँ उनसे कि सीतापुर की जनता ने मेरे परिवार को सदैव स्वीकार किया है और हमेशा सम्मान दिया है। और आज उसी का कारण है कि हमारे परिवार में मेरे पिताजी उसी विधानसभा से विधायक रहे, हमारे बड़े भाई रहे, उसके बाद मैं रहा, मेरी माताजी जिला पंचायत अध्यक्ष रहीं। तो इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती हमारे जनपद ने कि लोगों ने जो तो प्यार दिया हमें है, जो हम पर विश्वास किया है, राही नाम पे जो विश्वास किया है, और वो सिर्फ विश्वास जो है हमारे पिताजी के कारण रहा है कि उन्होंने कभी भी कोई बिना भेदभाव के जाति वर्ग को लेके कभी कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे कोई उन पर कोई आरोप लगाए, सदैव सबको लेके साथ चले। और यही कारण है कि आज भी उनके ना रहने पे भी हम लोगों को जो है सम्मान मिलता है। लोग हम कहते हैं कि राही जी बहुत अच्छे आदमी थे और उनका आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। अभी भी थोड़ी देर पहले बात मैं आपको बता रहा हूँ, दूसरे प्रदेश से हमारे पिताजी के मित्र का फ़ोन भी आया था हमारे पास और उन्होंने कहा था निराश मत होना, राही जी नहीं हैं, मैं आऊँगा तुम्हारे साथ रहूँगा आकर तुम्हारे चुनाव में। तो राही जी नहीं है यानी रामलाल राही नहीं है, और लेकिन जो उनको प्यार क्षेत्र के लोगों ने दिया वो आपको विश्वास है कि वही प्यार आपको इस बार और ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि पिता का साया जब छिना तो समाज के लोगों ने आपको अपनाना शुरू किया और आपको विश्वास है कि राही जो परिवार है, जिसकी राजनीतिक विरासत आपको आपके पिता सौंप कर गए हैं, उसको आप आगे बढ़ाने के लिए निकले हैं और उसको आगे तक ले जाएंगे। ये बताइए कि इतना बड़ा आपका परिवार है, सब संपन्न है, सब कुछ खुशहाल है, पूरे परिवार के लिए समाज में बहुत अच्छी इमेज भी है आपके परिवार के प्रति। ऐसे में आपको परिवार को स्थापित होना, बनाए रखना आप पर भी उतनी जिम्मेदारी है जितनी आपके बड़े भाई पर है। तो इसको कैसे खुशहाल बनाएंगे और कैसे आगे चल करके राही खानदान का नाम आप लोग रोशन करते हैं? देखिए, जो हमारे पिताजी के जहाँ संबंध रहे हैं, मैं लगभग हर संबंधों में बराबर बात करता रहता हूँ ताकि उन्हें ये न लगे कि राही जी नहीं रहे हैं तो उनके परिवार वालों से संबंध नहीं रहे। मैं सबसे बराबर बात करता रहता हूँ, चाहे अपने ज़िले में हो या चाहे दूसरे प्रदेशों में भी हो, मैं सबसे संपर्क में रहता हूँ, बराबर बात करता रहता हूँ। तो सबसे बातचीत करते रहते हैं, यानी कि जो पिता जिनसे जुड़े थे उनका लगाव अब कम ना हो लोगों में, लोग जो जुड़े हैं इनके परिवार से उनको आप जोड़े रखना चाह रहे हैं। सुरेश राही जी, ये बताइए कि अगर आप राजनीति में ना आते तो आपका शौक क्या था, आप किधर जाते, किस क्षेत्र में जाना पसंद करते? देखिए, मैं तो ऐसे, मेरे पास CPL का लाइसेंस है, कमर्शियल पायलट लाइसेंस है मेरे पास, मैं फ्लाइंग ही कर रहा था और पायलट ही बनता। तो पायलट बनता, मतलब उड़ान भरते, राजनीति की उड़ान ना सही, आसमानी उड़ान भरते, उड़ान भरना था आपको। और वहाँ जब असफलता दिखी तो राजनीति में अच्छी खासी आपने उड़ान बना ली। और आपको ये भी बता दें कि सीतापुर में 9 विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर इकलौते ऐसे विधायक सुरेश राही हैं जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की थी, कुछ मुद्दों को लेकर के जीतने का आपको गुरुमंत्र भी दिया था, और खासकर जो एशिया में प्रसिद्ध है सीतापुर आँख अस्पताल, उसके बारे में भी आपसे वार्ता की थी। तो ये बताइए कि प्रधानमंत्री जी से आप बात करके उसके बाद जो ऊर्जा मिली होगी आपको, किस प्रकार की ऊर्जा मिली थी, उनका जो गुरुमंत्र था वो आपके कितना काम आएगा? देखिए, वो बहुत मेरे लिए बड़ा गर्व की बात थी। मुझे इतना सम्मान मिला कि प्रधानमंत्री जी ने पूरे उत्तर प्रदेश से सिर्फ मुझे चुना। ये मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए बड़ी सम्मान की बात थी। और प्रधानमंत्री जी ने जब मुझसे पूछा कि सीतापुर आँख अस्पताल के कैसे हैं, कैसा है, ठीक है, तो मुझे सुन के बहुत खुशी हुई कि प्रधानमंत्री जी को हमारे सीतापुर आँख अस्पताल के बारे में जानकारी है। मुझे बहुत बड़ा अच्छा लगा और ये मेरे लिए बड़ी गर्व की बात थी कि प्रधानमंत्री जी ने चुना। तो प्रधानमंत्री ने चुना, आपसे बात की, ये आपके लिए गर्व की बात है। सुरेश जी ने 5 साल आपने अपने क्षेत्र को देख लिया। 5 साल में वहाँ पर बहुत सारे जो विकास कार्य हैं जो आपसे बन सका, आपकी सरकार से बन सका, बहुत सारी चीज़ें आपके दिल में भी रह गई होंगी कि अब मौका देगी जनता तो आप करेंगे। तो एक खाका खींचा होगा क्षेत्र का कि कौन कौन से ऐसे विकास कार्य हैं वो आप भविष्य में कराएंगे वहाँ?
देखिए, एक तो मेरा वो था, लक्ष्य था यहाँ पे कि भटफर और बिहटा के बीच में एक शुगर फैक्ट्री हो जाए वहाँ पे, तो रोज़गार के साधन बढ़ जाएंगे वहाँ पे। दूसरा हमारा था, ये बाढ़ हमारे क्षेत्र से होकर ही निकलती है, आगे आके विकराल रूप ले लेती है, और उस पे कहीं नेपाल और भारत सीमा पर कहीं एक बांध बन जाए तो वहाँ पर पर्यटन का, विद्युत का और मत्स्य पालन का को बढ़ावा दिया जा सकता है। जैसे सितारगंज में बना हुआ है, नानक मत्ता बना हुआ है, उसी तरीके से अगर हमारे यहाँ बन जाए तो बाढ़ की समस्या जो है हमेशा के लिए हमारे सीतापुर के आगे के जनपदों से भी समाप्त हो जाएगी। और जो खेती हमारी, जो बाढ़ आती है तो नदी कभी इधर कभी उधर, जो किसानों का नुकसान होता है, किसानों की फसलों का नुकसान होता है, वो हमेशा के लिए जो है ख़त्म हो जाएगा और हमारा किसान खुशहाल होगा, उसको वो भी तरक्की करेगा, उसके घर में भी खुशियाँ आएंगी। और एक है कि हम हर गांव के अंदर अभी एक कन्या महाविद्यालय नहीं है। मैं उसके लिए प्रयासरत रहा था, लेकिन कुछ कारणों से नहीं हो पाया है। मैं आगे प्रयास करूंगा कि वहाँ पर एक महाविद्यालय खुल जाए, ऐसी मेरी योजना है। तो भविष्य में हरगांव विधानसभा क्षेत्र में क्या कुछ होना चाहिए, ये विधायक जी आपने सुना विधायक जी ने क्या कुछ कहा। और एक चीज की जानकारी और आप सभी को देते हैं हम, कि जो रामलाल लाही जी जिन कारणों से जाने जाते थे, उनकी अपनी सरकार जब केंद्र में थी, नरसिम्हा राव की सरकार, उस दौरान उन्होंने एक जल सत्याग्रह किया था। और आज उनके बेटे, छोटे बेटे क्षेत्र में जब धान खरीद की बात आती है और उसमें गड़बड़ी होती है, तो आप भी अपनी सरकार में जनता के लिए, किसानों के लिए धरने पर बैठ गए। कई ऐसे मौके आए जब आपने खुलकर नौकरशाही के खिलाफ मोर्चा खोला और उन्हें सरकार तक बेनकाब करने का काम किया। ये कहते हैं ना कि जो पिता का अंश होता है वो बेटे में आता है, वो देखने को भी मिला। ये बताइए, अब सब कुछ बदल गया है, पहले की सरकारें और होती थी, इस बार की और, जब आपने कई ऐसे मौक़ों पर जनता के लिए, किसान के लिए सड़कों पर आ गए, सड़क पे बैठ गए, अधिकारियों से तू में हो गई, लगा नहीं आपको कि आपकी सरकार है, इस तरीके से हम कर रहे हैं, कहीं हमारे लिए ना दिक्कत आए? देखिए, सरकार अपना कार्य अच्छा कर रही है और मैं समझता हूँ आप भी ठीक समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से कि सरकार ने बहुत कुछ किया है किसानों के लिए, आम आदमी के लिए किया है। ये तो कुछ अधिकारी गलत कर रहे हैं तो उसमें सरकार का कोई दोष नहीं है। और हमें, यदि हम लोग जाते हैं, उनकी कमियों को उजागर करते हैं, उनके अपराध को उजागर करते हैं, तो इससे हमारी सरकार की बदनामी नहीं होती है। और ये कोई अलग नहीं है, लोकतंत्र है ये। लोकतंत्र में तो कोई गलत कर रहा है तो हमको उसको जनता के बीच में लाना पड़ेगा, अपनी सरकार को बताना पड़ेगा कि ये अधिकारी गलत कर रहा है, ये अधिकारी झूठ बोल रहा है। तो उसमें मेरे ख्याल से सरकार की नाराज़गी वाली कोई ऐसी बात ही नहीं है, क्योंकि मुझे कोई इस तरीके से कभी फ़ोन भी नहीं आया ऊपर से कि आपने गलत किया है। उनको लगता है कि आप मेरे विधायक ने ठीक किया होगा। या अधिकारी गलत कर रहा है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसको अपने सरकार को दिखाएं कि अधिकारी गलत है। तो लोकतंत्र में ऐसा करना आपका मत है कि गलत नहीं है, क्योंकि जनता के हित का कार्य था और सरकार कभी नहीं चाहेगी कि उनका जनप्रतिनिधि ऐसे बातों को उनके सामने न लाए, ये आपका कहना है। ये बताइए कि आपने देखा सीतापुर के लोगों ने 7 विधायक आपके पहचाने का काम किया, 4 लोकसभा क्षेत्र में सांसद बनाने का आपके यहाँ काम किया। बहुत डबल इंजन की सरकार है आपकी। बहुत सारी चीज़ें जो विकास कार्य होने चाहिए थे, कुछ न कुछ कहीं ना कहीं कोरोना ने भी बाधा डाला। जी, जो लगता है कि आपको बहुत सारे ऐसे विकास कार्य जो सरकारों ने सोचा होगा वो पूरे नहीं कर पाए। अब यदि एक और मौका मिलता है तो आप लोगों को बेहतरी से कार्य करने को मिलेगा। देखिए, हम लोगों ने इसी बार बहुत अच्छा कार्य किया है। इस कोरोना काल में जितना कार्य हमारी सरकार ने किया है, हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है, अगर आप देखेंगे, आप तो देखते होंगे मीडिया के माध्यम से, आप लोगों को जानकारी होगी पूरी कि किस तरीके से हमारा कार्यकर्ता गांव-गांव जाके खाना बना के लोगों को दे रहा था। जो मजदूर आ रहे थे उनको पानी, खाना, चप्पलें, हर चीज़ हम लोगों ने उपलब्ध कराई, उनको दवाएं उपलब्ध कराई हम लोगों ने।
हाँ, ये सही है कि इन कोरोना पीरियड में 1.5 साल में 2 साल में विकास कार्य बाधित हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और आने वाले समय में जो हमारी सरकार दोबारा फिर आनी ही है, इसमें तीव्र गति से इसको बढ़ाया जाएगा। तो मानते हैं कि कुछ न कुछ थोड़ा सा कोरोना काल में गति रुकी थी, वो आने वाले समय में उसको भी दूर किया जाएगा। एक चीज़ विधायक जी ये भी जानना चाहेंगे कि क्षेत्र में जैसे आपने विकास कार्यों को लेकर के क्या आपके इरादे हैं, आगे के लिए क्या प्लानिंग है, उसको आपने बखूबी बताया। ईमानदारी से एक चीज़ और हम जानकारी चाहेंगे कि कुछ समस्याएं आपको दिखती होंगी, ऐसा नहीं कोई भी सरकार सारी समस्याएं दूर नहीं करती है या नहीं कर पाती है। कुछ समस्याएं अभी भी होंगी क्षेत्र की, जिले की, उनके लिए आप क्या सोचते हैं? ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं, ऐसा हो जाए तो वो और बेहतर हो जाए? देखिए, समस्याएं तो हमेशा बन ही रहती हैं, ये आप एक दूर करोगे दूसरी आ जाएगी। ये तो विकास का एक वो रास्ता है, आती रहेंगी, ठीक होती रहेंगी। और हम समझते हैं हमारी सरकार में जितना कार्य कर रही है उतना कार्य आज तक कभी किसी सरकार ने नहीं किया है। चाहे आप किसानों को ले लें, चाहे महिलाओं को ले लें, चाहे आवास को ले लें, आप चाहे विद्युत को ले लें, हर जगह हम लोगों ने कार्य किया। और आप देखिए, गांव में 18 घंटे बिजली आ रही है, 19 घंटे बिजली आ रही है, शहरों में 24 घंटे बिजली आ रही है। हम लोगों ने बहुत कार्य किया समस्याओं को दूर करने के लिए। ऐसा नहीं है विद्युत में कोई समस्या ही नहीं रह गई है। अब तो लाइट जाती ही नहीं है, कहीं आंधी आ गई, कुछ हो गया, तार टूट गया, तब तो लाइट गई, अदरवाइज लाइट जाती ही नहीं कभी अब शहरों में। तो ये है सरकार के कार्य, जिसके वजह से बहुत सारी समस्याएं जो बिजली को लेकर खासकर हुआ करती थी वो अब नहीं है, ये आपका कहना है। एक गाना विधायक जी आप सभी हम आप सुनते हैं कि बापू तू तो सेहत के लिए बड़ा हानिकारक है, लेकिन आपके बापू, आपके पिताजी, आपके परिवार के लिए, सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक थे और वो अब नहीं है। ऐसे में ये चुनाव आपका, इस बार का चुनाव बिना बापू के होगा और उसमें भी एक सबसे बड़ी मुसीबत आपके सामने जो पैदा हो रही है वो आपके ही अपने बड़े भाई जो हर गांव से पहले विधायक रहे हैं, रमेश राही जी, जबकि आप वहां से सिटिंग विधायक हैं। क्या फर्ज बनता है, जनता से क्या कहना चाहेंगे, जहां दोनों भाई एक समान आमने सामने आने की तैयारी कर रहे हों? तो ऐसे में पिताजी हैं नहीं तो फैसला जनता ही करेगी, परिवार में माँ भी नहीं है, तो जनता से आप क्या कहेंगे? चूँकि ये भावुक के क्षण होते हैं, हम जानते हैं कि ये सवाल थोड़ा सा कठिन होता है और आप छोटे भाई हैं और लेकिन आप विधायक हैं, वहाँ पर आपका हक बनेगा। आप अपनी पार्टी में, आप पार्टी तो आपको वहीं से लड़ाएगी, ऐसे में वो भी टिकट समाजवादी पार्टी से मांग रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? बड़ा कठिन प्रश्न है, परिवार का मामला है। देखिए, मैं वहाँ से मौजूदा विधायक हूँ और कोई भी दल वहाँ पे अगर उसका भाई मौजूदा विधायक है तो मेरे ख्याल से कोई भी राजनीतिक दल वहाँ दूसरे भाई को टिकट नहीं देता है। ये आज तक होता रहा है। तो और बाकी तो हमारे वो बड़े भाई, मैं उनके विषय में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। हमारे बड़े भाई हैं, जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं अपने हिसाब से, और मैं अपने हिसाब से ठीक कर रहा हूँ। हालांकि आपने कहा है तो मैं एक बात आपसे बोलना चाहूँगा कि मेरे पिताजी ने स्वयं उन्हें बहुत समझाया था। अंतिम समय में भी उनको बुला के कहा था कि तुम ये गलत काम मत करो, ये तुम्हारा छोटा भाई है, तुम्हें अपने छोटे भाई को बढ़ाना चाहिए। उसने अपनी मेहनत से बनाया है, ये आज सब कुछ किया है और तुमको उसको बढ़ाना चाहिए, उसका समर्थन करना चाहिए, और तुम उसका विरोध करते हो हर जगह जाके। परंतु उन्होंने पिताजी की बात नहीं मानी थी। तो इस विषय पर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरी राजनीति अलग है, मेरी विचारधारा अलग है, उनकी विचारधारा अलग है। बाकी आप मुतमईन हैं कि राजनीतिक दल कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि आप सिटिंग विधायक हैं और आपके जो बड़े भाई टिकट दूसरे दल से मांग रहे हैं। राजनीतिक दल सोचेंगे 100 बार उनको टिकट देने में, उन्हें टिकट नहीं देंगे।
तो ये है भावुक क्षण, चूंकि पिता ना होने के कारण अब जो परिवार में ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं वो भी आगे आकर के आप सभी देखेंगे और उसमें निर्णय भी जनता को करना होगा, क्योंकि आप सिटिंग विधायक हैं। ऐसे में पहला फर्ज आपका बनता है, और आप जब जनता के बीच जाएंगे और जा रहे होंगे तो जनता से जो प्यार पा रहे होंगे, और खासकर राही जी का जो कुनबा है, उनसे जो लोग जुड़े थे, उनका प्यार आपको मिल रहा है वैसे ही? बिल्कुल, सभी का सहयोग है और सभी ने बोल भी रखा है हमसे, आते हैं, बोलते हैं, फ़ोन करते रहते हैं कि आप चिंता ना करो, हम लोग आपके साथ में हैं। क्योंकि बाबूजी बहुत लोगों से बोल भी गए थे, तो वो बातें उन लोगों को याद हैं और वो सब कहते भी रहते हैं मुझसे हैं कि आप चिंता ना करें, बाबूजी ने हम लोगों से कहा था कि आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, एक चीज़ और जानकारी चाहेंगे कि रामलाल लाही जी की जब डेथ हुई तो बहुत सारी बातें निकल करके आ रही हैं कि उन्होंने अपनी ये जो मौत हुई इसको लेकर के पूर्वानुमान लगा लिया था, और बहुत सारे लोगों से कहने लगे थे कि अब दिन हमारे नहीं हैं, यहाँ तक कि डेट भी बता दी थी, वर्ष भी बता दिया था। क्या कुछ ऐसा था? देखिए, एक किस्सा वो हम लोग को बताया करते थे, उनको बचपन में जब वो छोटे थे तो गांव में ही अपने घर के आगे खड़े हुए थे, खेल रहे थे, वहाँ से एक ज्योतिष निकलते हैं, और वो ये 3 भाई थे हमारे पिताजी। उन ज्योतिष ने जो वो बात कही वो उनके दिमाग में बैठ गई थी, छप गई थी बिल्कुल, और वो सदैव उस बात को याद रखते थे। उस ज्योतिष ने उनको बोला था कि तुम कहाँ तक जाओगे। इनके छोटे भाई के लिए बोला था, इनके बड़े भाई थे, उनके लिए बोला था कि ये जीवित नहीं रहेंगे, और अगर ये जीवित रहते हैं तो ये बहुत आगे जाएंगे, परंतु इनका जीवन जो है कुछ समय का ही है, और कुछ समय बाद उनका निधन हो जाता है, इनके बड़े भाई का निधन भी हो जाता है। तो बात इनके दिमाग में आ जाती है, और धीरे धीरे एक छोटे से गांव से निकल के वो जिला पंचायत मेंबर बनते हैं, फिर 2 बार विधायक बनते हैं, दिल्ली जाते हैं और मंत्री बनते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में बात रहती है, वो बचपन की भी यादें इतनी जल्दी नहीं निकलती हैं, और वो सब उनको सत्य उनके सामने होता रहा, तो उन्हें कहीं ना कहीं विश्वास हो गया था कि उस ज्योतिष ने जो कहा था वो सही कहा था, और वो उस ज्योतिष की वो बात को बिल्कुल अपने मन में उन्होंने गांठ बांध ली थी, और वो हमेशा याद रखते थे कि मेरा 84 वर्ष की आयु उन्होंने पूरी की थी। उस ज्योतिष ने कहा था कि 84 वर्ष की आयु पूरी करोगे और दिल्ली तक जाओगे, दिल्ली में मंत्री बनोगे। ये बात उस समय किस समय मतलब ज्योतिष ने बोली थी, और वो बात उसकी सब सही हुई, तो उन्हें पूरा विश्वास था कि हम 84 वर्ष की आयु पूरी करेंगे। और आपको मैं बताऊं, जब बीच में डेंगू का बड़ा प्रकोप फैला हुआ था तो उस समय उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, बहुत स्थिति ख़राब हो गई थी। डॉक्टरों ने भी जवाब देने की स्थिति में आ गए थे, और उस समय उनकी जो विल पावर थी, क्योंकि उनको विश्वास था हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, और वो उससे वापस लौट के आए। डॉक्टरों ने भी कहा कि इस स्थिति से लौटना बड़ा मुश्किल है। आप राही जी, आपकी जो विल पावर है बहुत स्ट्रांग है आपकी, और आप बताइए यहाँ से लौट आए। तो उनको भी विश्वास था कि मैं 84 वर्ष जीवित रहूँगा, और कहीं ना कहीं वो 84 वर्ष उनके पूरे हो चुके थे, लगभग 6 माह और आगे बढ़ गए थे। तो उन्हें लगने लगा था कि अब कहीं ना कहीं, और खुद स्वयं बोलने लग जाते थे कभी कभी, अब हमारा समय आ गया है, अब हमारा टाइम पूरा हो गया है। तो हम लोग कहते थे कि क्यों बाबूजी ऐसी बातें करते हो, लेकिन जो लिखा होता है किस्मत में, और कहीं ना कहीं वो बात ज्योतिष की सत्य थी, तो वो पूरी हुई, और उनको विश्वास था, और वो सबसे कहते रहते थे। मैं एक पत्र उन्होंने लिखा था 2 दिन पहले, आप लोगों को लिखा था। वो चाह रहे थे कि आप लोगों के साथ बैठ के पत्रकार वार्ता हो, और मैं अंतिम भोजन अपना, ये भी कहा, अंतिम भोजन मैं आप लोगों के साथ करना चाहता हूँ, क्योंकि पत्रकार जगत से हमेशा बहुत उनका लगाव था, बहुत जुड़े रहते थे, मुझे फोन किया, लगभग हर जगह उनका आना जाना रहता था, सबसे मिलते रहते थे, और मैं समझता हूँ आपसे तो उनका विशेष लगाव था।
तो उनकी बड़ी इच्छा थी। तो 2 दिन पहले उन्होंने पत्र लिखा था और उसमें ये लाइन डाल दी थी कि ये मेरा अंतिम भोजन होगा। तो हम लोगों ने इसका विरोध भी किया था, बाबूजी ये आप क्या लिखा रहे हो? बोले जो हम लिखा रहे हैं वो ठीक लिखा रहे हैं, उसको काटोगे नहीं। और तीसरे दिन उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये बात हो रही है रामलाल लाही जी की, जिनको ज्योतिष ने जो कुछ बताया था वो उनके जीवन में अक्षरशः उतरता चला गया। उन्हें ज्योतिष ने बताया था एक बहुत ही सामान्य परिवार से थे कि उनके बड़े भाई नहीं रहेंगे, वो भी सच साबित हुआ। वो दिल्ली तक जाएंगे, दिल्ली में मंत्री बनेंगे, वो भी सच साबित हुआ। 84 साल की उम्र तक जिएंगे, वो भी सच ही साबित हुआ। तो ऐसा कुछ था और इसका उन्हें अंदाज़ा हो गया था। और वो अपने परिवार में हमसे खुद उन्होंने फ़ोन किया था कि आखिरी बार भोजन पे आपको आना है। तो जो बात विधायक सुरेश राही उनके बेटे कह रहे हैं, यही हमने भी कहा था, लेकिन वो आखिर में ये कहने लगे थे चलते फिरते और हम सबको छोड़ के चले गए। बहुत सारे सामाजिक मुद्दे, बहुत सारी समस्याओं को लेकर वो अनवरत चिट्ठियां लिखते थे, अपनी खुद की सरकार में भी सवाल खड़े करते थे और तमाम मामलों को लेकर के वो 1 मिनट में धरने पर बैठ जाते थे। तो ऐसे थे रामलाल लाही जी। तो उनका जीवन बहुत ही संघर्षों भरा रहा, लेकिन वो जिस समाज से आते थे उसके बावजूद सर्व समाज में वो स्वीकार थे, क्योंकि उनके ऐसे कर्म थे। वो हर सुख और दुख में जाते थे और वही चीज़ अब उनके बेटे संभालने पे उतरे हैं। और उनके पिता की कमी खल जरूर रही है, लेकिन उनके आदर्शों को आगे बढ़ाने का वादा आप कर रहे हैं। और यही कारण है कि जितने भी राही जी के परिचित और उनके संपर्की थे, उनको अब एक उसमें धागे में पिरोकर आप सबको बनाए रखना चाहते हैं। हम ये भी जानना चाहेंगे कि बाबूजी के कुछ ऐसी चीज़ें जो आप कभी भुला नहीं सकते, जैसे आप, चूँकि आप बेटे हैं उनके और आपको यहाँ तक पहुँचाने में उनका योगदान है। बहुत सारी आदतें होती हैं जो बुज़ुर्गों की, जो अच्छी लगती हैं, जो सीख देती हैं। तो उनकी आदतें, उनकी ऐसी सीख आपके जीवन में क्या क्या थी? उनके ऐसे विचार, जैसे उनका पूरे आखिरी तक अम्बेसडर गाड़ी से चलना, टोपी लगाना, टोपी वाले गांधी टोपी लगाते थे, टोपी लगाते थे। बहुत सारे नेता अब नहीं लगाते, आधुनिकता में बह जाते हैं। जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रहा हो, उसके बावजूद आखिरी तक वो अम्बेसडर गाड़ी को संजोए रखे, पुरानी गाड़ी को, और टोपी लगाकर चलते थे। आपको कौन सी ऐसी आदतें, कौन सी उनकी सीख ऐसी जो कभी आप भुला नहीं सकते? देखिए, उनकी एक सीख जो हमेशा मुझे याद रहती है और मैं हमेशा उस पर अमल भी करता हूँ। यदि आपकी कोई बुराई कर रहा है, कोई आपको भला बुरा कह रहा है, तो उस पर कभी ध्यान मत देना, उसके पीछे कभी मत पड़ना, अपनी ऊर्जा को उसमें नष्ट मत करना। अपनी ऊर्जा को हमेशा अच्छे काम में लगाना, भले काम में लगाना, लोगों की भलाई में लगाना। यदि आप, वो कहते थे कि अपनी ऊर्जा को, यदि जो तुम्हारी बुराई कर रहा है, जो तुमको गालियां दे रहा है, जो तुम्हारा विरोध कर रहा है, उसको नष्ट करने में लगाओगे तो सारा ध्यान, सारी ऊर्जा, सारा समय आप वहीं लगाओगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे फिर। तो एक सीख तो जो उनकी है वो हमेशा मैं स्मरण रखता हूँ और मैं उसी पे अमल भी करता हूँ, क्योंकि चूँकि विधायक हूँ इस समय, तो क्षेत्र में हमारे विरोधी भी हैं, मुझे अपमानजनक बातें भी कहते रहते हैं। मैं कभी उन पर ध्यान नहीं देता है, कभी ध्यान नहीं दिया मैंने आज तक, और ना कभी मैंने उनका कुछ बिगाड़ा है कि चलो थाने में FIR लिखा दूँ। अभी आपको एक वाकया बताऊँ, अभी कुछ दिन पहले की बात है, मुझे मेरी ही पार्टी का एक प्रदेश का पदाधिकारी था, अनुसूचित मोर्चे का, उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी, मुझे गालियाँ दी। मैंने एक FIR नहीं लिखाई। मैंने कहा वो उसका कर्म है, मेरा कर्म नहीं है ये। कुछ गलत लोग हैं वहाँ पे, कहते रहते हैं। तो मुझे उनकी बात उस समय याद आती है कि हमें इसके पीछे नहीं पड़ना है, हमें अच्छे काम के पीछे पड़ना है कि अच्छा काम हम कैसे कराएं, लोगों की मदद कैसे करें। हमारा ध्यान वहाँ होना चाहिए, हमारा ध्यान वहाँ नहीं होना चाहिए कि हम इसका विनाश कैसे कराएं, इसका कैसे क्यों बिगाड़ें। अगर आप किसी को बिगाड़ने में लगोगे तो आप बनाने वाली समझ आपकी गायब हो जाएगी धीरे धीरे। आप बनाने में लगोगे तो आपको नए नए विचार बनाने के आएंगे, अच्छे कार्य नए नए आएंगे,
तो ये सीख जो हमेशा मुझे याद रहती है और हमेशा मैं इस पर अमल करता हूँ कि कभी किसी अपने दुश्मन का भी बुरा मत सोचो। तो ये सीख थी, इसी सीख के चलते आज कामयाबी मिली है और ये परिवार जिसमें लगभग बड़े बड़े ओहदों पर सभी लोग काबिज रहे, चाहे माता जी रही हों, चाहे पिताजी रहे हों, चाहे भाई रहे हों, चाहे खुद भी रहे हों, या भाभी भी इनकी जिला पंचायत सदस्य रहीं। तो ये सीख की बदौलत ही, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से ही राही परिवार फलीभूत हुआ या फला है राजनीतिक क्षेत्र में। तो ये जरूर कहीं न कहीं रामलाल लाही का आशीर्वाद ही कहा जाएगा जो इस परिवार पर अभी तक था। अब हालांकि वो नहीं है, ऐसे में अब उनकी राजनीतिक विरासत को सुरेश राही संभालने के लिए इस बार उनके अपनी खुद की परीक्षा भी होगी, उनके न रहने की, उसको कैसे आगे बढ़ाएं। और आखिर में हम ये जानना चाहेंगे कि हरगांव जो विधानसभा क्षेत्र है, जिसको बहुत पहले आपके पिताजी ने चुना था, उस विधानसभा क्षेत्र में जनता से क्या वादा करना चाहेंगे, जनता से क्या कहना चाहेंगे कि जनता आपको अगली बार फिर चुने, ऐसा क्या कुछ उनके लिए भविष्य में आप करेंगे? मेरी जनता जो है सब जानती है कि सुरेश राही रामलाल राही के बेटे हैं और जो राही जी जिस तरीके से लोगों से जुड़े रहते थे, हमारे पिताजी जिस तरीके से आम आदमी, गरीब आदमी के साथ रहते थे, उसी तरीके से उनका बेटा भी रहता है। मेरा फ़ोन हमेशा खुला रहता है, बंद नहीं होता है। अब बैटरी डिस्चार्ज है अलग बात है, अन्यथा मेरा फ़ोन 24 घंटे ऑन रहता है। रात को 11 बजे फ़ोन करेंगे, हमेशा मैं तैयार रहता हूँ, कोई आवश्यकता पड़ती तुरंत पहुँचता हूँ। क्षेत्रीय जनता जानती है कि मेरा विधायक ईमानदार है, राही जी का लड़का है, राही जी का लड़का कोई बेईमान नहीं हो सकता, ये उनका विश्वास है। और लोग कहते भी हैं कि राही जी के लड़के में एक गुण है। कभी अभी आप जो पूछ रहे थे कि उनके विशेष जो बात उनकी क्या आपको अच्छी लगती है, ये बात जिस दिन मुझे गालियां दी गई इस चौराहे पे, हरगांव चौराहे पे, सब ने ही तारीफ़ की कि विधायक होने के बाद हमारे विधायक ने एक शब्द नहीं बोला और सबके फ़ोन मेरे पास आए, सब ने यही कहा कि विधायक जी वास्तव में आप राही जी के सच्चे लड़के हो, जितना संयम आपके पिताजी के अंदर था उससे कहीं ज़्यादा आपके अंदर है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने पिताजी की तुलना मुझसे की कि राही जी भी ऐसे ही बहुत संयम रखते थे और आपने भी वही कार्य किया। और ये फ़ोन जो आए थे पिताजी के सभी साथियों के ही आए थे। वीडियो देखा होगा? हाँ, उन्होंने वीडियो देखा, उन्होंने ही मुझे फ़ोन किया सबने और बताया आपने बेटा बहुत अच्छा कार्य किया है, एक शब्द नहीं बोले आप। और राही जी भी ऐसे ही थे, आप भी वैसे ही काम कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। राही जी का आशीर्वाद तुम पर सदा बना रहेगा, हमारा आशीर्वाद भी तुम्हारे साथ रहेगा। तो इस तरीके से मुझे उन लोगों ने आशीर्वाद भी दिया। दूसरों की बुराई करने में मैं समझता हूँ कोई फ़ायदा नहीं होता है। आप अपना कार्य कीजिए, वो अपना कार्य करते रहते हैं। अच्छा करेंगे अच्छा मिलेगा, यही मेरा लक्ष्य है और यही हमारे पिताजी ने सिखाया है कि बेटा अच्छा सोचो, अच्छा करो। तो पिताजी ने जो सिखाया है उसी मार्ग पर चलेंगे और उसी की बदौलत जनता उन्हें स्नेह देगी और प्यार देगी और फिर एक बार वो जनता के बीच जाकर उनकी कसौटियों पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। ये कहना है सुरेश राही का, जो हरगांव से भाजपा के विधायक हैं और वो आज आई इंडिया से बहुत सारे सवालों का सीधा जवाब दे रहे थे, खुलकर जवाब दे रहे थे, जिसमें हमने क्षेत्र से लेकर उनके परिवार, उनके पिताजी, सब चीज़ जाना और ये जाना कैसे वो राजनीति क्षेत्र में आए, इसका उन्होंने खुलकर बताया और बेबाकी से बताया। हम उम्मीद करेंगे कि जब भी भविष्य में फिर आपको आमंत्रित करेंगे, आप ऐसे ही सवालों का सीधा जवाब देंगे। तो आपका पुनः एक बार धन्यवाद। धन्यवाद।